हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शंस। पहले हमने देखा कि हमारे पास एक फंक्शन के ऊपर देखते हैं, पहले हम एक स्केलर फंक्शन लेते हैं, उसके ऊपर डेरिवेटिव देखते हैं क्या होता है। हमने एक स्केलर फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, हमने कहा कि इसके बाद डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और नीचे एच। अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये किसके इक्वल होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये हमने एक फंक्शन के लिए किया। अब अगर यहाँ पे मैं दो फंक्शंस लूँ कि लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच प्लस लिमिट, एक फंक्शन एफ लिया दूसरा जी ले लेते हैं, एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स और नीचे एच, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, इधर भी लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स हो गया प्लस, और अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये जी प्राइम ऑफ एक्स हो गया। ये हमारे पास था स्केलर केस में। लेकिन अगर हम अब वेक्टर केस लेना चाहते हैं तो हमें जस्ट डायरेक्शन अप्लाई करनी होगी कि यहाँ पे आई डायरेक्शन आ गई और इसकी डायरेक्शन जे आ गई, आई और जे। ये हमारे पास वेक्टर केस में बन गई सेम टू सेम डेफिनेशन, बस डायरेक्शन अप्लाई करने से। ये हमारे पास आर वेक्टर ऑफ टी आ गया। जो कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हैं तो यहाँ पे टी कर देते हैं, इसके यहाँ पे भी टी कर देते हैं, मीन्स के आर वेक्टर ऑफ टी क्या हो गया हमारे पास, एफ ऑफ प्राइम ऑफ टी डायरेक्शन आई प्लस जी प्राइम ऑफ टी डायरेक्शन जे। ये हमारे पास वेक्टर्स डेरिवेटिव आ गई वेक्टर वैल्यू फंक्शन की। अब इन कंपोनेंट फॉर्म अगर लिखना है तो एफ ऑफ टी कोमा जी ऑफ टी, ये कंपोनेंट्स फॉर्म आ गई हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमें कि हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है आई और जे डायरेक्शन में, हमने उसमें कहा है कि स्केच करें, पहले डेरिवेटिव निकालें और डेरिवेटिव एट टी इज इक्वल टू 1 पर और उसके साथ आर ऑफ टी की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर इनको स्केच करें। हमने पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी 1 आ गया, आई आ गया, टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी 2t आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और जे डायरेक्शन वैसी आ गई। एट टी इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना है, इसमें टी 1 पुट किया, आई वैसे के वैसे ही टी गया पे 1 पुट किया तो 2 आ गया और जे डायरेक्शन वैसे कंपोनेंट्स 1 और 2 बन गया। पहले ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ना आर वेक्टर ऑफ टी, इसमें टी की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करो, टी के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें तो इसमें टी यहाँ पे 1 पुट किया, हमारे पास कंपोनेंट पहला रेडियस वेक्टर है 1 3, 2 पुट किया रेडियस वेक्टर है 2 6, फिर -1 पुट किया रेडियस वेक्टर -1 3, फिर -2 पुट किया रेडियस वेक्टर -2 6। अब ये तमाम पॉइंट्स हमने प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर। पहले x की वैल्यू 1, पहले x की वैल्यू 0 थी, y 2 था, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 1 y 3, x की वैल्यू यहाँ से 1 और y 3 यहाँ से आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 2 है y 6 है, x की वैल्यू 2 y 6, ये वाला पॉइंट आ गया इधर को। फिर x की वैल्यू -1 और y 3 है, इधर पॉइंट आ गया, फिर इधर आ गया। तो ये हमने ज्वाइन किया ऐसे, ये इस तरह ग्राफ बन रहा था। उसके बाद हमने वेक्टर का, ये हमने आर वेक्टर का प्लॉट किया। अब डेरिवेटिव का ग्राफ देखा हमने, ये हमारे पास जो डेरिवेटिव था एट टी इज इक्वल टू 1 पे निकालना है हमने, टी इज इक्वल टू 1, इसमें टी 1 पुट किया तो कंपोनेंट 1 और 2 आए और ये 1 और 2 का ग्राफ प्लॉट किया। जब x 1 था y 2 था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके ख़त्म हो गया। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो डेरिवेटिव का टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना डेरिवेटिव, यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया, ये डेरिवेटिव का टर्मिनल पॉइंट है। लेकिन आर वेक्टर में से R1 वेक्टर है ना 1,3 का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट डेरिवेटिव का टर्मिनल पॉइंट है लेकिन R1 वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बात यहाँ लिखी है कि ये जो है ना टर्मिनल पॉइंट ऑफ R1 वेक्टर, R1 डैश ऑफ वेक्टर, डेरिवेटिव लिया एट टी इज इक्वल टू 1 पे, वो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट था, ये टर्मिनल पॉइंट था डेरिवेटिव का, लेकिन R1 वेक्टर जो था उसका इनिशियल पॉइंट है ये बात। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास एफ टी और जी ऑफ टी, इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेनी है। पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ली है कि आपने सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देना है और इसको इंटीग्रेट कर देना है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल ली है कि इंटीग्रेट करने के बाद आपने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होगी कि लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, आई और जे डायरेक्शन बाहर आ गई। एग्जाम्पल देखिए, अब ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है इनडेफिनेट इंटीग्रल की। ये हमने टी की इंटीग्रेशन की रिस्पेक्ट टू टी
आई डायरेक्शन बाहर आ गई, 3 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया और इंटीग्रल का साइन अंदर इसके साथ भी अप्लाई कर दिया, डी टी इंटीग्रेशन जे डायरेक्शन बाहर ले ली, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं तो C1 कांस्टेंट ऐड करती है, आई वैसी है, 3 कांस्टेंट वैसी की वैसी, इसके यहाँ 1 था, 1 की इंटीग्रेशन टी आ गई और C2 कांस्टेंट ऐड किया, जे वैसी की वैसी। अब इसमें से टी स्क्वायर वाले अलग कर लेते हैं, टी स्क्वायर बाय 2 डायरेक्शन आई प्लस 3t डायरेक्शन जे, कांस्टेंट अलग कर लिए, C1 कांस्टेंट आई कैप प्लस C2 कांस्टेंट जे कैप। अब ये जो था हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको हमने अलग से कांस्टेंट वेक्टर का नाम दे दिया, बाकी ये दोनों वैसे के वैसे ही आ गए। अब इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वैसे ही है सारा, आपने पहले ईटी की इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ली, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद आपने उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, ये मैंने हाफ़ किया है, यहाँ से आपने E40 की इंटीग्रेशन E40 डिवाइडेड बाय 4 और इस पर लिमिट्स अप्लाई कर दी 0 to 2 आई डायरेक्शन वैसे ही, माइनस इसकी इंटीग्रेशन t माइनस 1 पावर 1/2 में 1 ऐड किया 3/2, यहाँ से 2/3 लिमिट्स ऐड कर दी 0 से लेकर 2 तक। अब पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करके आंसर निकाल लेना है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स ए और बी वेक्टर हैं, उनके दरम्यान में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप 7 चैप्टर मैथ में करते आ रहे हैं एफएससी की, कि ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। यहाँ से एंगल निकालना है थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसी को एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं, वेक्टर दिया हुआ है हमें, हमने इस वेक्टर की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है, वेलोसिटी निकाली हमें, अच्छा ये वेलोसिटी निकाल दी हमने, इस वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब उसी का सेकंड डेरिवेटिव लिया, हमें एक्सप्रेशन आ गया, जैसे पीछे आपको बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आएगी, सेकंड डेरिवेटिव लिया एक्सप्रेशन आ गया। अब वो कह रहा है कि आपने वेलोसिटी और एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है एट t इज इक्वल टू 0 में, जो वेलोसिटी आपने निकाली है ये वाली एट t इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, t के यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ भी t 0 पुट कर दिया, तो i बचेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 और k बच गया। इसी से एक्सप्रेशन टी इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब कह रहा है कि एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन, तो वही फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय इन दोनों की मैग्नीट्यूड। इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू π/6। अब नेक्स्ट हमने कहा कि एक नोट है कि आर टी कोई एक वेक्टर है, अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है कि एक्सप्रेशन और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया था तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट आंसर आना है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा कांस्टेंट आता है। सेम ये बात ये की है कि अगर दो वेक्टर्स फंक्शन है उनका डॉट प्रोडक्ट हमने लिया यहाँ से तो उसका आंसर कोई कांस्टेंट आएगा। अब दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आया, फर्स्ट वैसे ही डेरिवेटिव सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फर्स्ट वैसे ही, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, 2 टाइम्स हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट हमने देखा के वेक्टर और उसके डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, जब भी वेक्टर का और वेक्टर के डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर और उस वेक्टर का डेरिवेटिव दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल है। जैसे मैट्रिसेस में आप करते हैं कि मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं वहाँ से 0 आ जाता है तो आप तो कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऐसे वेक्टर का केस है। अगर वेक्टर और उसके डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो वेक्टर और उनके डेरिवेटिव जो हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे। अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहता है कि आपको एक वेक्टर दिया गया है एफ टी जी टी और एच टी, स्पेस में एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, तीनों कंपोनेंट्स है तो 3 डायमेंशनल में स्पेस में है। अब इसका आपने यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर को टी एफ टी से डिनोट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, या ऐसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, ये भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है ना, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं। कंडीशन ये लगाई है कि ये डेरिवेटिव जो है टी की किसी भी वैल्यू पे आंसर 0 नहीं आने चाहिए, अगर 0 आ जाए आंसर तो वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको एक लाइन दी गई है जो कि इस वेक्टर ए बी सी से पास हो रही है, पैरेलल है, इस वेक्टर ए बी सी के पैरेलल है और वो पास हो रही है पॉइंट्स x1 y1 और z1 से। एक लाइन है आपके पास, यहाँ से एक लाइन है आपके पास जो कि पैरेलल है
पॉइंट ए वेक्टर ए बी सी, कोई वेक्टर ए बी सी होगा उसके पैरेलल होगी और वो पास हो रही होगी पॉइंट x1 y1 और z1 से, तो उसकी लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी, वो इस तरह से होंगी x इक्वल टू x1 प्लस ए टी, वाई इक्वल टू y1 प्लस बी टी, z इक्वल टू z1 ऑफ सी टी। अगर आपके पास उसमें है 2 डायमेंशनल केस तो x और y आएगा, अगर 3 डायमेंशनल केस दिया होता है x y और z आ जाएगा। इसमें ए बी सी जो है वो कंपोनेंट ऑफ टेंजेंट वेक्टर यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसे ए बी सी का नाम दे देंगे, और x1 y1 और z1 जो है वो पॉइंट ऑफ